प्यारे विद्यार्थियों, संगठन के सिद्धांत अध्याय के अंतर्गत आज हम पर्यवेक्षण सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम संगठन के कई सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उनमें से पर्यवेक्षण का भी एक सिद्धांत होता है। जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। पर्यवेक्षण का अर्थ। प्रशासनिक संगठनों में उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों के कार्यों की जांच करना, निरीक्षण और अधीक्षण करना पर्यवेक्षण कहलाता है। अर्थात किसी संगठन का जो उच्च अधिकारी है वो यह देखता है कि मेरे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं या मेरे जो सहायक अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण के माध्यम से संगठन में उच्च अधिकारी अधीनस्थों पर नियंत्रण करता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस कार्य का निरीक्षण नहीं किया जाता वह होता ही नहीं। अर्थात पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो उच्च अधिकारी को सक्षम बनाती है कि वो अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण रखे, और अगर इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाए तो संगठन में कोई कार्य होगा ही नहीं। पर्यवेक्षण का अर्थ देखरेख करना है। इसमें अनेक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, जैसे मार्गदर्शन करना, निरीक्षण करना, नियंत्रण करना और समन्वय करना। पर्यवेक्षण के अंतर्गत शिक्षा और परामर्श से संबंधित पहलू भी सम्मिलित होते हैं। शिक्षा और परामर्श, इससे तात्पर्य यह है कि यदि किसी अधीनस्थ को किसी कार्य के बारे में नहीं पता कि उस कार्य को कैसे करना है, तब उच्च अधिकारी द्वारा उसको उस कार्य के संपादन की विधि बताई जा सकती है। या अधीनस्थ कर्मचारी को किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है कि ये कार्य किस तरीके से किया जाएगा, इतना तो मैं कर सकता हूँ लेकिन यहाँ से आगे कैसे होगा मुझे नहीं पता, या उसको पता है लेकिन उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है, उसको शंका है शायद मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, तो इस संबंध में वो अपने उच्च अधिकारी से परामर्श प्राप्त कर सकता है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी का कोई ना कोई पर्यवेक्षक होना अनिवार्य होता है। संगठन ने जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, अगर उनको प्राप्त करना है तब यह निश्चित करना होगा कि संगठन में कोई ना कोई पर्यवेक्षक हो। अब एक पर्यवेक्षक की भूमिका एक नेता की भूमिका से मिलती है। जिस प्रकार एक कोई दल होता है, कोई टीम होती है, जहाँ टीम भावना से काम किया जा रहा हो, उसको नेतृत्व प्रदान करने वाला जैसे एक नेता होता है। नेता जैसे नेतृत्व प्रदान करता है तो वो अपनी टीम को मोटिवेट भी करता है, उसको उसका मनोबल भी बढ़ाता है, उसको लक्ष्य भी देता है और कार्य करने का रास्ता भी बताता है। उसी प्रकार की भूमिका एक पर्यवेक्षक की हो गई है। इसलिए कहा गया है कि पर्यवेक्षक की भूमिका एक नेता की भूमिका से मिलती है। पर्यवेक्षण की परिभाषा। पर्यवेक्षण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस अवेक्षण। परि अर्थात अंग्रेजी में जैसे पर्यवेक्षण को सुपरविजन बोलते हैं, परि का तात्पर्य होता है सुपर, और अवेक्षण यानी विजन। पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का पर्याय होता है, और सुपरविजन जो शब्द है वो सुपर प्लस विजन से बना है, जिसका अर्थ होता है देखने की उच्च शक्ति, अर्थात अधिदर्शन या दूसरे के कार्य का अधीक्षण करना। शब्दकोश में सुपरविजन का आशय होता है किसी वस्तु या व्यक्ति पर निगरानी रखना, या यह जांच करना कि कार्य विधिवत ढंग से हो रहा है या नहीं। विधिवत ढंग का मतलब है जो नियम या प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं उस ढंग से हो रहा है या नहीं। टेरी ने पर्यवेक्षण के बारे में कहा है कि पर्यवेक्षण उद्देश्य प्राप्ति के क्रम में कर्मचारियों के प्रयासों तथा संगठनात्मक संसाधनों का मार्गदर्शन और निर्देशन करना है। अर्थात जो उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं, उद्देश्य प्राप्त करने में दो चीज़ें प्रयुक्त हो रही हैं, कर्मचारी प्रयुक्त हो रहे हैं और संगठन के संसाधन प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शन और निर्देशन करना। हेनरी रनिंग ने कहा है पर्यवेक्षण दूसरे के कार्यों का
क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं कार्य कर रहा है वो अपने कार्यों का पर्यवेक्षण खुद नहीं करता, उसका पर्यवेक्षक उसका उच्च अधिकारी होगा। पर्यवेक्षण दूसरे के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन करना है, अर्थात जो पर्यवेक्षण करता है वो सत्ता का भी उपयोग करता है, उसके पास इस प्रकार की सत्ता होती है कि वो दूसरे के कार्यों का पर्यवेक्षण कर सके। सामान्य शब्दों में पर्यवेक्षण का अर्थ परिणामों का अवलोकन करना है, जो कार्य किए जा रहे हैं उसे क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। एक जीसी हाल से विद्वान हुए हैं, उन्होंने पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में निम्न बातों को सम्मिलित किया है। पहली बात, प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना, अर्थात पर्यवेक्षण वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से किसी पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन किया जाता है, वो व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में उसके कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जो व्यक्ति चयन कर लिए गए हैं और जिस कार्य के लिए चयन किया गया है उस कार्य के प्रति उनमें रुचि जागृत करना, उसे कार्य करने का ढंग सिखाना कि कार्य किस प्रकार किया जाना है, कार्य संपन्न किए जाने की गति तथा कार्य किए जाने की क्षमता को मापना। जब उनको कार्य सिखा दिया गया है, कार्य के प्रति रुचि भी जागृत कर दी गई है, तब उनमें कार्य संपन्न करने की गति, अर्थात वो किस क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उनकी क्षमता को मापना। जहाँ किसी प्रकार की गलती रह गई है उसे सुधारना। अगर व्यक्ति कार्य करने में कोई गलती कर रहा है, प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, असावधानीपूर्वक कार्य कर रहा है या गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य नहीं हो रहा है, तब उसे सुधारना, उसे समझाना कि कार्य किस प्रकार किया जाना है, और जो कार्मिक सुधार करने में अक्षम हो उन्हें कार्य से हटा देना, और जहाँ प्रशंसा करने की आवश्यकता हो प्रशंसा करना। जीसी हालसे ने जीडी हालसे हैं, ऊपर सही लिखा हुआ है लाल रंग की स्याही में, जीडी हालसे ने पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के ये तत्व बतलाए हैं। अब हम पढ़ते हैं पर्यवेक्षण के प्रकार। कितने प्रकार का पर्यवेक्षण होता है, कितने प्रकार से पर्यवेक्षण किया जा सकता है। पहला प्रकार है एकल तथा बहुल पर्यवेक्षण। जब कर्मचारियों का पर्यवेक्षण किसी एक पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाता है उसे एकल पर्यवेक्षण कहते हैं, और जब एक से अधिक पर्यवेक्षक किसी कर्मचारी के कार्य का पर्यवेक्षण करें तो उसे बहुल पर्यवेक्षण कहा जाता है। जैसे टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत दिया था, मिलेट ने द्वैत पर्यवेक्षण का सिद्धांत दिया, सैकलर हडसन ने बहुल पर्यवेक्षण का सिद्धांत दिया। ये सभी बहुल पर्यवेक्षण की श्रेणी में आते हैं। सामान्य तथा कार्यात्मक पर्यवेक्षण, ये दूसरा प्रकार। संगठन के सामान्य उद्देश्यों से संबंधित पर्यवेक्षण को सामान्य पर्यवेक्षण कहा जाता है। सामान्य पर्यवेक्षण में संगठन के दैनिक कार्य और उसका संचालनात्मक पक्ष जुड़ा हुआ होता है। जो दैनिक कार्य होते हैं वो उसके सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाते हैं, और इस प्रकार के जो पर्यवेक्षण की प्रकृति है वो सत्तावादी, दबावकारी और आदेशात्मक होती है। इस पर्यवेक्षण में आदेश की एकता और निर्देश की एकता बनी रहती है। सामान्य पर्यवेक्षण संगठन में सत्ता की रेखा में प्रयुक्त होता है, अर्थात पदसोपान के अनुसार प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे रेखा पर्यवेक्षण या लाइन सुपरविजन, ठीक है, जैसे सूत्र और स्टाफ आपने पढ़े होंगे, तो उसी प्रकार से यह भी पर्यवेक्षण का एक प्रकार है। सूत्र पर्यवेक्षण यानी जो पदसोपान व्यवस्था के अनुसार होता है, इसे लाइन पर्यवेक्षण या रेखा पर्यवेक्षण भी कहते हैं। किसको? सामान्य पर्यवेक्षण को, क्योंकि ये पदसोपान व्यवस्था के तहत होता है। सामान्य पर्यवेक्षण अधीनस्थों के कार्यों में हस्तक्षेप को बढ़ाता है तथा ऊपरगामी और क्षैतिज संचार में बाधा उत्पन्न करता है। कार्यात्मक पर्यवेक्षण यह विशेष उद्देश्यों से संबंधित होता है। यह पर्यवेक्षण स्टाफ के कार्यों, सहयोगी पक्ष और तकनीकी कार्यों से संबंधित होता है। यह प्रकृति में सहयोगी और परामर्शी होता है और यह तकनीकी पर्यावरण में कार्य करता है। इस पर्यवेक्षण में ऊपरगामी और क्षैतिज संचार का विकास होता है, जबकि सामान्य में क्षैतिज और ऊपरगामी संचार में बाधा उत्पन्न होती थी।
कार्यात्मक पर्यवेक्षण वैज्ञानिक मानदंडों और तकनीकी पर आधारित होता है। यह अपवाद द्वारा प्रबंध तथा न्यूनतम हस्तक्षेप पर बल देता है। अपवाद द्वारा प्रबंध का मतलब है कि जो कोई मामला है या जो कोई कार्य किया जाना है, तो जो टीम कार्य कर रही है, जो अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, उनको वह कार्य निपटा दिया जाना चाहिए। अगर कोई शंका है तो तब ही उस मामले को प्रबंधकों के समक्ष उठाया जाना चाहिए, अन्यथा हर कार्य के लिए या छोटी मोटी पूछताछ के लिए प्रबंधकों के पास नहीं जाना चाहिए। इसे अपवाद द्वारा प्रबंध कहा जाता है। यह न्यूनतम हस्तक्षेप पर बल देता है, क्योंकि जब कार्य किया जा रहा है तो इसमें हस्तक्षेप की, प्रबंधक द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें कार्यात्मक सत्ता का उपयोग होता है। तीसरा प्रकार है मूलभूत तथा तकनीकी पर्यवेक्षण। मूलभूत पर्यवेक्षण किसी उपकरण या संगठन द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य से संबंधित होता है, और तकनीकी पर्यवेक्षण का संबंध होता है उन कामों को पूरा करने के लिए जो तकनीकी काम में लाई जाती हैं, जो प्रक्रियाएं काम में लाई जाती हैं, उनसे संबंधित होता है। पर्यवेक्षण की तकनीकें या विधियां। J.D. मिलेट एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने पर्यवेक्षण की 6 तकनीकें बताई। पहली तकनीक है वैयक्तिक प्रोजेक्टों का पूर्वानुमान या पूर्वानुमोदन। जो कार्य किया जाना है उसको पहले अनुमोदित करा लिया जाए उच्च अधिकारियों से, तो स्वतः ही वो कार्य उच्च अधिकारियों की नज़र में आ जाता है कि जो कार्य किया जा रहा है वो क्या कार्य किया जा रहा है, किस कीमत पर किया जा रहा है, किस स्थान पर किया जा रहा है, क्या लक्ष्य प्राप्त होंगे उससे। सेवा का मानकीकरण। मानकीकरण यानी कि कुछ ऐसे मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं, कार्य करने के कुछ ऐसे तरीके निर्धारित कर दिए जाते हैं जिससे पर्यवेक्षण आसान हो जाता है। कर्मचारीगण निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करते हैं, और मानकों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो जांच सरल तरीके से हो जाती है। जैसे कोई टाइपिस्ट है, उसको प्रतिदिन के पृष्ठों की संख्या निर्धारित कर दी जाए, या अध्यापक के लिए छात्र प्रगति निश्चित कर दी जाए, या किसी नर्स के लिए रोगों की संख्या निर्धारित कर दी जाए, तो ये मानक निर्धारित हो जाते हैं कि इतना कार्य तो करना ही करना है। बजटीय सीमाएं। बजट के द्वारा प्रत्येक कार्य की आवश्यक धनराशि की मात्रा निश्चित कर दी जाती है कि भाई जो भी कार्य हाथ में लिया गया है, जो भी प्रोजेक्ट या परियोजना हाथ में ली गई है, उसके लिए इतना बजट है, और उस बजट सीमा के अंतर्गत ही वो कार्य संपादित किया जाना है। निश्चित आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि खर्च नहीं की जा सकती। इस विधि के द्वारा एक अधिकारी को पता होता है कि आय कितनी होगी और कहाँ से होगी, व्यय कितना होगा और किस में किया जाएगा। अधीनस्थ कार्मिकों की स्वीकृति। संगठन के जो भी कर्मचारी कार्य संचालन से जुड़े हुए हैं, उन्हें अधीनस्थ और निम्न स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति करने की स्वीकृति होती है। जैसे यूपीएससी है, उसको संगठन में, किसी भी संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति उसके यूपीएससी के द्वारा कर दी जाती है। तो ये केंद्रीय कार्मिक उपकरण होता है। तो जैसे भर्ती प्रक्रिया की स्वीकृति है या नियुक्ति करने का अधिकार है, वो यूपीएससी के पास होता है। ये भर्ती उपकरण होते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति या अधिकारी पर्यवेक्षण करता है, उसको अपने अधीनस्थ कार्मिकों की नियुक्ति करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि पर्यवेक्षण सही ढंग से हो सके। अगर ऐसा अधिकार उच्च अधिकारी के पास हो कि वो अधीनस्थों की नियुक्ति कर सके, तब वह योग्य, गुणवान, सक्षम और कौशल प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा। और यदि वो कार्य संपादन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तब वह उनको हटा भी सकेगा। कार्य प्रगति के प्रतिवेदनों की व्यवस्था। पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ कार्मिकों से उनके कार्यों की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। अधीनस्थ कार्मिक अपने कार्य और गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।
ये प्रतिवेदन दैनिक भी हो सकते हैं, साप्ताहिक या मासिक भी हो सकते हैं और वार्षिक भी हो सकते हैं। इन प्रतिवेदनों के आधार पर पर्यवेक्षक अधीनस्थों को चेतावनी या शाबाशी देते हैं। निरीक्षण करना। निरीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई जो संगठन है वो निर्धारित मानदंडों के अनुसार या निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं। निरीक्षण करने के लिए पर्यवेक्षक को स्वयं अधीनस्थ कार्मिकों के बीच में उपस्थित होना पड़ता है। जब पर्यवेक्षक अधीनस्थों के साथ स्वयं बातचीत करता है तो पर्यवेक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। अब तक हमने पढ़ा पर्यवेक्षण जो एक प्रक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षक यानी कि जो पर्यवेक्षण करने वाला है। सत्ता प्राप्त कोई भी व्यक्ति जिसके पास सत्ता है वह पर्यवेक्षक होता है और वह दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण भी करता है। संगठन में उसकी स्थिति उच्च भी हो सकती है या निम्न। निम्न से मतलब इतनी निम्न नहीं कि वो निम्नतम हो, वो उच्च स्तर का अधिकारी हो सकता है, मध्य स्तर का भी अधिकारी हो सकता है, लेकिन जिसके पास सत्ता है वो अपने अधीनस्थ कार्मिकों का पर्यवेक्षक होता है। संगठन की पदसोपान व्यवस्था में उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी का पर्यवेक्षक होता है। अधिकांश संगठनों में अलग से पर्यवेक्षक का कोई पद नहीं होता। संगठन में मुख्य या प्रधान अधिकारी ही पर्यवेक्षक होता है। कभी कभी संगठन में कार्यरत कार्मिक के एक से अधिक पर्यवेक्षक भी हो सकते हैं क्योंकि वो कार्य के आधार पर होते हैं। एक कार्मिक के कार्य अलग अलग प्रकृति के होते हैं जिसके कारण एक अधिकारी का पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं हो सकता। मार्क्स के अनुसार पर्यवेक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किए जाने वाले कार्य तथा प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतियों और क्रियाविधियों को जानता है और उसे यह पता है कि इन नीतियों और कार्यविधियों के ढांचे में कार्मिकों को कार्य करने के लिए कैसे प्रेरित करना है। पर्यवेक्षक के प्रकार। दो प्रकार के पर्यवेक्षक होते हैं, सूत्र पर्यवेक्षक और कार्यात्मक पर्यवेक्षक। सूत्र पर्यवेक्षक के पास संगठन की सत्ता की कमान होती है। सूत्र पर्यवेक्षक का संबंध उस नियंत्रण से होता है जो आदेश की पंक्ति में व्यक्तियों के हाथों में होता है। अर्थात सूत्र पर्यवेक्षक पद सोपान व्यवस्था के अनुसार होता है। संगठन का प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी का पर्यवेक्षक होता है। कार्यात्मक पर्यवेक्षक। कार्यात्मक पर्यवेक्षक किसी विषय विशेष का विशेषज्ञ होता है, अर्थात वह उस चीज का पर्यवेक्षण करेगा जिस विषय का वह विशेषज्ञ है। वह इस वजह से किसी चीज का पर्यवेक्षण नहीं करेगा कि वह उसका उच्च अधिकारी है, बल्कि इस वजह से किसी चीज का पर्यवेक्षण करेगा क्योंकि वह उसका विशेषज्ञ है। पर्यवेक्षक के कार्य। एफएम मार्क्स ने पर्यवेक्षक के 3 कार्य बतलाए हैं। मूलभूत या तकनीकी कार्य। इसमें तकनीकी ज्ञान, कार्य की पद्धतियों और प्रविधियों की जानकारी आवश्यक होती है। जब पर्यवेक्षण का जो पर्यवेक्षक है उसको ये पूरा ज्ञान होना चाहिए कि जो कार्य किया जा रहा है उसकी एक एक प्रक्रिया को वो जानता हो, तभी वह उसका पर्यवेक्षण कर सकेगा। जब उसको कार्य की पूरी प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है तो वह अधीनस्थों को परामर्श और मार्गदर्शन भी प्रदान नहीं कर सकेगा, और अगर उसको कार्य की पूरी प्रक्रियाओं का ज्ञान है तब वह अधीनस्थों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा। संस्थागत या वस्तुपरक कार्य। संस्थागत कार्यों में प्रबंधकीय नीतियां और नियम आदि से संबंधित कार्य आते हैं। प्रबंध की नीति, नियम और प्रक्रियाओं की जानकारी पर्यवेक्षक को होना आवश्यक है। जिन नीतियों के अनुसार या जिन नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य किया जाना है वह उस पर्यवेक्षक को की जानकारी में होनी चाहिए, तभी वह पर्यवेक्षण कर सकता है। व्यक्तिगत या मानवीय कार्य, यह तीसरे प्रकार का पर्यवेक्षण है और यह कार्मिकों से संबंधित है। कर्मचारियों को संभालना, उनसे आवश्यक कार्य लेना, उनको अप्रेरित करना, इस प्रकार के कार्य इस तीसरे प्रकार के पर्यवेक्षण में किए जाते हैं। श्री एच निसेन, एक विद्वान हुए हैं एच निसेन, उन्होंने पर्यवेक्षक के कुछ कार्य बतलाए हैं।
जैसे FM मार्क्स ने तो समस्त कार्यों को 3 ग्रुपों में, 3 समूह में बांट के या 3 बिंदुओं में बांट के अध्ययन किया है, लेकिन एच निसेन ने जो बतलाए हैं कार्य वो निम्न प्रकार हैं। अपने पद के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखना। उसको पता होना चाहिए कि मेरे पद के क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं। अधीनस्थों में कार्य का विभाजन करना। प्रत्येक कार्मिक को उक्त कार्य पालन के लिए प्रेरित करना। अपने ज्ञान, कौशल और जानकारी की सूचना को निरंतर बढ़ाते रहना। अधीनस्थ कार्मिकों को प्रशिक्षित करना। अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना। अधीनस्थों की गलतियों को सुधारना और कार्य की कठिनाइयों को दूर करना। अनुशासन बनाए रखना। अधीनस्थों को संस्था या संगठन की नीतियों से अवगत कराना। अधीनस्थ कार्मिकों की शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना और उनको दूर करने का प्रयास करना। एच निसेन द्वारा ये कार्य किसी पर्यवेक्षक के बतलाए गए हैं। अच्छे पर्यवेक्षक के गुण। एक अच्छे पर्यवेक्षक में क्या गुण होने चाहिए? सामान्यतः एक अच्छे पर्यवेक्षक में 2 प्रकार के गुण होने चाहिए, कौशल संबंधी गुण और व्यक्तिगत गुण। कौशल संबंधी गुण का मतलब है वह तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो, समृद्ध हो, जो कार्य किया जा रहा है उसे उस कार्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और व्यक्तिगत गुण में है उसका स्वभाव सरल और सहज होना चाहिए। कौशल संबंधी गुण अर्थात उसे संगठन के में किए जाने वाले कार्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। व्यक्तिगत गुण अर्थात उसमें सहकारिता की भावना हो, सहयोग की भावना हो, सबको साथ ले चलने की भावना हो, सत्यशीलता और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हो, उसका नैतिक आचरण अच्छा हो, वह जनता की दृष्टि में अच्छा अधिकारी हो, पर्यवेक्षक नए विचारों को ग्रहण करने वाला हो, वह प्रगतिशील, तकनीकी कौशल, जिज्ञासा और बौद्धिक क्षमता के गुणों का धनी हो, भावनात्मक नियंत्रण वाला व्यक्ति हो, साहस एवं आत्मविश्वास के साथ पहल करने वाला व्यक्ति हो। इस प्रकार आज हमने संगठन के सिद्धांत अध्याय में पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षक के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।